हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आरबीआई कहता है वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज एक और सर्कुलर हम लोग डिस्कस करेंगे आरबीआई कहता है वाली सीरीज़ में। ठीक है। और ये सर्कुलर जो है ये 9 फरवरी का ये सर्कुलर है। ठीक है, 9 फरवरी का ये सर्कुलर है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इस सर्कुलर में देखो क्या बात की गई। पहली चीज़ तो एक बार मैं आपको पूरा का ये कंटेंट दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। और अगर आप लोग पेड यूजर्स हैं और इस क्लास को ऐप में देख रहे हैं तो इसी वीडियो के नीचे आप जब जाके देखेंगे तो वहाँ पे पीडीएफ भी मैं इसका जो ऑफिशियल पीडीएफ है जो आरबीआई की तरफ से जारी किया गया था उसको भी मैंने अपलोड कर दिया है। 2 सर्कुलर आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोनों सर्कुलर का पीडीएफ जो है ऐप में मतलब अटैच कर दिया गया है। वहाँ से जाके आप लोग ऑफिशियल पीडीएफ एक बार खुद से पहले पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, सरसरी निगाह से एक बार आप लोग इसको देख लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर मैं जो भी यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपके दिमाग में घुसेगा, चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा सर्कुलर है, आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने उठाया हुआ था। ठीक, ये एक सर्कुलर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको हम लोग एक आम बोलचाल की भाषा में, आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आसान तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, तब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक, इस सर्कुलर की बात करें, इस पर्टिकुलर सर्कुलर की बात करें तो देखो सर्कुलर क्या है, ये आपके सामने है ना ये सर्कुलर। इस सर्कुलर में जो जिक्र किया गया है, प्राइवेट सेक्टर के जो भी बैंक्स हैं उनके जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उनका जो फिक्स्ड रिम्यूनरेशन होता है उसको रिव्यू किया गया है, उसको रिवाइज किया गया है। ठीक, इस सर्कुलर में प्राइवेट सेक्टर के जो भी बैंक्स होते हैं उनके फिक्स्ड रिम्यूनरेशन को बढ़ाने की बात की गई है। उनके फिक्स्ड रिम्यूनरेशन को जो उनका पारिश्रमिक होता है उसको 20 लाख रुपए पर एनम से बढ़ाकर 30 लाख रुपए पर एनम तक करने का फैसला किया गया है। ठीक है ना। सर्कुलर पे आप लोग जाएंगे देखेंगे, देखिए ये 20 लाख का भी जिक्र किया गया है, ये बढ़ा के 30 लाख का जिक्र कर दिया गया ना। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है ना वो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को आप लोग समझिएगा। ठीक, इधर कंटेंट पे मत उलझिएगा, 5-10 मिनट मुझे समर्पित करिए। जो भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो आप लोग इसको। जो कुछ भी लिखा गया है मैं उसको सब कुछ आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, पहले क्या था, ये पहले 20 लाख रुपये था, पहले 20 लाख रुपए था, जिसे अब बढ़ा के 30 लाख रुपए पर एनम की बात, पर एनम करने का ऐलान किया गया है। ठीक है ना। ठीक, मतलब कि 30 लाख रुपए पर एनम से ज़्यादा का फिक्स्ड रिम्यूनरेशन किसी भी प्राइवेट बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नहीं दिया जा सकता। 30 लाख वाली ये जो लिमिट है ये मैक्सिमम लिमिट है। मैक्सिमम लिमिट 30 लाख रुपए पर एनम ही है, इससे कम दिया जा सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है किसी भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के देखिए क्या होता है ना कि ये तो 30 लाख रुपए वाली लिमिट फिक्स कर दी गई है, इससे ज़्यादा दिया नहीं जा सकता है। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का एक्सपीरियंस मान लो अगर कम है, ठीक है ना, उसके पास में काम करने का एक्सपीरियंस कम है, तो ये जो 30 लाख वाली लिमिट है इसको 30 लाख रुपए से कम रख सकते हैं। इसको 30 लाख रुपए पर एनम से कम रख सकते हैं। कम करने की परमिशन आरबीआई ने दिया हुआ है, लेकिन 30 लाख रुपए पर एनम से ज़्यादा करने की परमिशन आरबीआई के द्वारा नहीं दी गई है इस सर्कुलर में। ठीक, ये डायरेक्शन जो है थोड़ा सा अगर और आगे बढ़े हम लोग तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन सभी प्राइवेट सेक्टर बैंकों के लिए है। सभी प्राइवेट सेक्टर बैंकों के लिए डायरेक्शन है, इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक एंड ऑल्सो द होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द फॉरेन बैंक। मतलब कि सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए ये डायरेक्शन है। उन्हीं के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो फिक्स्ड रिम्यूनरेशन है वो 30 लाख रुपीज़ पर एनम कर दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक पे भी एप्लीकेबल होगा, पेमेंट बैंक्स पर भी एप्लीकेबल होगा और फॉरेन बैंक की जो होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं उन पे भी एप्लीकेबल ये होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और इसे इमीडिएट इफेक्ट से लागू कर दिया गया है, तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। मतलब कि सर्कुलर आपका कब आया था, 9 फरवरी 2024 को सर्कुलर आया था, तो 9 फरवरी 2024 से ही इसे लागू कर दिया गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है ना। सर्कुलर की अगर पहली लाइन हम लोग देखें, थोड़ा सा अगर पहले पॉइंट पे चलें तो इसमें जिक्र किया गया है 26 अप्रैल 2021 के में एक सर्कुलर आया हुआ था। 26 अप्रैल 2021 को आरबीआई का एक डायरेक्शन आया हुआ था। ये डायरेक्शन का भी नाम वगैरह यहाँ पे दिया गया हुआ है। इस डायरेक्शन में 26 अप्रैल 2021 को जो आरबीआई का डायरेक्शन आया हुआ था उसमें प्राइवेट बैंक के बोर्ड के चेयरमैन को छोड़कर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो एनुअल फिक्स्ड रिम्यूनरेशन होगी उसको 20 लाख रुपीज़ पर एनम फिक्स किया गया था। ठीक है ना। देखो क्या बोला गया है, 20 लाख रुपीज़ पर एनम वाज स्पेसिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अदर दैन चेयर ऑफ द बोर्ड। मतलब कि जो उनके चेयरमैन होंगे, जो उनका बोर्ड का चेयरमैन होगा उसको छोड़कर, उसके लिए ये अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है ना, उनको छोड़कर
उनको छोड़कर बाकियों के लिए, बाकी जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए 20 लाख रुपीज़ पर एनम किया गया था। ये किया गया था 26 अप्रैल 2021 को आया हुआ था, ठीक है ना। 26 अप्रैल 2021 को जो सर्कुलर आया था उसमें इसका जिक्र किया गया था। और ये जो 20 लाख रुपए पर एनम है ना, ये फिक्स्ड है, मतलब कि ये फिक्स्ड रिन्यूमरेशन की बात हो रही है, मतलब कि ये चीज़ें फिक्स्ड हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो जो बैंक बोर्ड की मीटिंग वगैरह होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, उसको भी अटेंड करते हैं। उसमें आने जाने का किराया वराया, खर्चा वर्चा, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, आम आसान बोल साल की भाषा में समझे तो एक्सपेंसेस वगैरह भी लगता है, ठीक है ना। तो और कुछ छोटे मोटे अलाउंस भी होते हैं जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को दिए जा सकते हैं इस फिक्स्ड रिम्यूनरेशन के अलावा, प्रॉपर दिशा निर्देश का पालन करते हुए। एक लिमिट के अंदर ही जो नॉन फिक्स्ड रिम्यूनरेशन है वो दिया जा सकता है, ठीक है ना। देखो ना, जैसे बैंक बोर्ड की मीटिंग वगैरह होती है, कमेटीज वगैरह होती है, और भी दूसरी फंक्शनिंग होती है ना, तो उनके लिए जो नॉन फिक्स्ड अमाउंट है वो थोड़ा बहुत दिया जा सकता है आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, एक लिमिट के अंदर रह के। ज़्यादा नहीं कि मतलब 20 लाख का पर एनम का हमने ये कर दिया है, फिक्स्ड वाला कर दिया है, और नॉन फिक्स्ड जो हम लोग दे रहे हैं 30 लाख दे रहे हैं, नहीं, ठीक है ना। तो जो बोर्ड की मीटिंग वगैरह होती है उसमें ये दिया जा सकता है, ठीक। क्योंकि होता क्या है कि जो एनईडीज़ होते हैं, एनईडीज़ यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जो ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, इनका रोल जो है ना, ये बड़ा क्रूशियल रोल होता है, ठीक है ना। इनका जो रोल होता है ये बड़ा क्रूशियल रोल होता है। ये चीज़, इस चीज़ को आप लोग समझो, इनका क्रूशियल रोल होता है, ठीक है। और इसके लिए जब क्रूशियल रोल है तो उसके लिए क्या होता है, क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स की आवश्यकता होती है। क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी में भारी भरकम लग रहा हो तो ये समझ लो हिंदी में कि योग्य व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रोल बड़ा क्रूशियल होता है और इसके लिए जो क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट पर्सन्स की आवश्यकता होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा योग्य, बहुत ज़्यादा स्किल्ड, बहुत ज़्यादा एलिजिबल जो लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनके पास नॉलेज होता है, उनकी आवश्यकता होती है। तो अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का फिक्स्ड रिन्यूमरेशन हुआ करता था पहले 20 लाख रुपए पर एनम, उसको बढ़ा के 30 लाख रुपए पर एनम कर दिया गया है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक ना। 30 लाख रुपए पर एनम कर दिया गया है। और बैंकें जो हैं वो अपनी साइज के हिसाब से, एनईडीज़ के एक्सपीरियंस के हिसाब से और दूसरे रिलेवेंट फैक्टर के हिसाब से जो एनईडीज़ के जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का रिम्यूनरेशन है वो 30 लाख रुपीज़ के लिमिट के अंदर ही कम भी कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि इतना ही करना पड़े, ठीक है ना। लोअर अमाउंट भी अपना फिक्स कर सकती हैं। 30 लाख रुपीज़ पर एनम मैक्सिमम रखा गया है। लोअर अमाउंट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, बैंक अपना साइज़ देखेगा, एक्सपीरियंस देखेगा एनईडीज़ का, उसके हिसाब से इससे कम भी रख सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ साथ सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि बैंकों को अपने डायरेक्टर्स को पे किए जाने वाले जो भी रिम्यूनरेशन है उसको एनुअल बेसिस पर अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका डिस्क्लोज़र भी करना होगा। अगर आगे इसी सर्कुलर में अगर हम बढ़ें तो ये 5वां पॉइंट यही कह रहा है, ठीक है ना। 5वां पॉइंट यही कह रहा है कि बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ रिम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स ऑन द एनुअल बेसिस एट ए मिनिमम, ठीक है, इन देयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। यानी कि बैंकों को साल भर में कम से कम एक बार अपने डायरेक्टर्स को पे किए जाने वाले रिम्यूनरेशन को अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका जिक्र करना होगा, ठीक। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। किन किन बैंकों के लिए ये है, प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूडिंग करने के साथ साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और फॉरेन बैंक्स की जो होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं उन पर लगेगा, ठीक है। और आगे अगर बढ़ें तो इसमें यह बोला गया है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35B के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरबीआई ने ये डायरेक्शन जो है वो जारी किया हुआ है। अगली चीज़ ये है, अगले पॉइंट पे हम लोग आएँ तो इसमें एक सर्कुलर आया हुआ था आरबीआई का 1 जून 2015 को। उस सर्कुलर को अब रिपेल्ड कर दिया गया, मतलब वो सर्कुलर अब कैंसिल कर दिया गया, वो सर्कुलर अब मान्य नहीं है, ठीक। तो ये पूरा का पूरा सर्कुलर था। पूरे के पूरे सर्कुलर में जो आपको चीज़ें याद रखनी है, बस 2 ही चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है इसमें। एक तो ये 20 लाख रुपए वाला पर एनम, ठीक, ये अमाउंट याद रखना। इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 30 लाख रुपीज़ पर एनम, ठीक। बस इतना ही पूछा जाएगा, अगर इसमें से कुछ पूछा जाएगा तो पहले कितना था, बाद में कितना हो गया, इतना ही पूछा जाएगा। या तो फिर कौन कौन सी बैंकों पे है, थोड़ा सा अगर कॉम्प्रिहेंसिव बनाते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्वेश्चंस को, तो
दो चार बैंकों के नाम दे देंगे, बोलेंगे कि किसके किसके लिए एलिजिबल है, सरकारी बैंकों का भी नाम ऑप्शन में दे देंगे, उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो मतलब क्वेश्चन की फ्रेमिंग डिफरेंट तरीके से हो सकती है। तो जो चीज़ें बताई गई हैं इसको ध्यान से आँख कान नाक गला मुँह खोल के अगर आप लोग सुने समझे हो तो आप ये करके ले ही जाओगे, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एडिशनल बताता हूँ आप लोगों को, जिससे कि थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पर जिक्र हो रहा है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, ठीक है ना। एक तो होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इनकी फंक्शनिंग के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट चीज़ें ही हम लोग करते हैं। ना तो हमको मास्टरी करनी है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में, ना तो हमको पीएचडी करनी, ना तो हमको कोई थीसिस लिखनी है। जो चीज़ें एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं उतनी चीज़ें करनी है, ठीक है ना। देखो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होता है वो फुल टाइम मतलब होल टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं ये, ठीक है ना। और ये बैंक के डे टू डे एक्टिविटीज़ में, डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो बैंक के डेली कामकाज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जबकि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं बैंक के, वो डे टू डे ऑपरेशन में, डे टू डे जो डेली की बैंकिंग होती है, जो डेली के ऑपरेशंस होते हैं, जो डेली के कामकाज होते हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स डेली कामकाज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेली कामकाज में इन्वॉल्व होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो मेन काम होता है वो प्लानिंग वगैरह देखते हैं। वो क्या देखते हैं? वो प्लानिंग वगैरह देख लेंगे, पॉलिसी मेकिंग देख लेंगे, ठीक है ना। प्लानिंग देखेंगे, पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो परफॉर्मेंस है उसको भी देखेंगे, उसका भी सुपरविज़न करेंगे। इसके साथ साथ में जो बैंक का मैनेजमेंट है उसके परफॉर्मेंस को देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में, ठीक। इस सर्कुलर में बस इतना ही था, सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई। अगले सर्कुलर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे सर्कुलर में क्या जिक्र किया गया है। देखो, ये जो दूसरा आरबीआई का सर्कुलर आया हुआ है, ठीक है ना, ये सर्कुलर पहली चीज़ तो 15 फरवरी 2024 को आया हुआ है, और इसमें बस इस सर्कुलर कम में इतना ही बात की गई है कि जो रूपी कोऑपरेटिव बैंक है उसको सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 से एक्सक्लूड कर लिया गया, हटा लिया गया। मतलब कि रूपी कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल से हटा लिया गया है। बस इतना ही इस सर्कुलर में कहा गया है, यही इस सर्कुलर का मतलब है, ठीक है। थोड़ा सा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, थोड़ा सा जनरल बैंकिंग वाली चीज़ें भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। ये क्वेश्चन जो बन सकता है अगर ये बनाएंगे तो ये रूपी कोऑपरेटिव बैंक कहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है। तो पुणे महाराष्ट्र बेस्ड ये बैंक है, और इसको आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल्ड वाली लिस्ट से हटा लिया गया है। मतलब कि अब ये शेड्यूल्ड बैंक नहीं रही, ठीक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक हो गई है ये, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक अब ये नहीं रही, ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक हो गई है, ठीक। वापस आते हैं अपने थोड़ा सा जनरल बैंकिंग वाले पोर्शन पे, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग स्टैटिक वगैरह भी करते हैं, इसी तरीके से जहाँ पर कोई अच्छा सर्कुलर मिल जाता है, कोई अच्छी सी न्यूज़ मिल जाती है, थोड़ा सा जनरल बैंकिंग भी हम लोग करते हैं, ठीक है ना। देखो, अभी आप लोग देखते होंगे ना कि सारी बैंकें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब सोचती हैं कि उनको शेड्यूल्ड बैंक में ही रखा जाए, शेड्यूल्ड बैंक वाली कैटेगरी में ही रखा जाए। नॉन शेड्यूल्ड बैंक की तुलना में शेड्यूल्ड बैंक को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंस होती है, उनको ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, ठीक है ना। तो इनके क्या डिफरेंसेस हैं? क्यों शेड्यूल्ड बैंक को नॉन शेड्यूल्ड बैंक से ज़्यादा बेहतर समझा जाता है? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर किसी बैंक को आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल्ड से हटा लिया जाए, यानी कि फिर वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक हो जाए, ठीक है ना। ये समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक का क्या डिफरेंस है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। टू द पॉइंट सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। एक एक करके सारी चीज़ें समझते हैं। शेड्यूल्ड बैंक के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। देखो क्या बोला गया है, पहला पॉइंट, शेड्यूल्ड बैंक्स मीट द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज 42 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 के क्लॉज 2 में शेड्यूल्ड बैंक का जो है वो जिक्र किया गया है, उसके जो स्टैंडर्ड है उसको इनको मीट करना होता है, ठीक है। जबकि नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में लिखा गया, दे डू नॉट मीट द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड अंडर दी, ठीक। आरबीआई एक्ट 1934 के क्लास 42 में जो स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड हैं उनके क्राइटेरिया को नॉन शेड्यूल्ड बैंक मीट नहीं करते हैं, पहला पॉइंट। दे आर अंडर
दी सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। वही चीज़ है ना कि अगर आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में कोई बैंक आएगी तो शेड्यूल्ड बैंक कहलाएगी, और कोई बैंक नहीं आएगी तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहलाएगी। ये बेसिक डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। दे आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट रेगुलेशन अंडर द आरबीआई। जो शेड्यूल्ड बैंकें होती हैं उनको आरबीआई के सारे रेगुलेशंस के स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना होता है। आरबीआई के रूल्स जो रेगुलेशंस होते हैं उसके देखरेख में ये काम करती हैं, ठीक है ना। नॉन शेड्यूल्ड बैंकों की बात करें तो दे आर सब्जेक्टेड टू वेरी फ्यू रेगुलेशंस इम्पोज्ड बाय द आरबीआई। मतलब कि आरबीआई के कुछ एक सर्कुलर को ही ये मतलब मानने के लिए बाध्य होती हैं, कुछ एक ही सर्कुलर इनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अगला अगर हम लोग बात करें शेड्यूल्ड बैंक की, तो शेड्यूल्ड बैंक हैव क्लियरिंग हाउस मेंबरशिप फैसिलिटीज़, दे मेंटेन एन एवरेज कैश रेशियो विद द सेंट्रल बैंक आरबीआई, ठीक है ना। यानी कि जो शेड्यूल्ड बैंक होती हैं वो उनके पास में क्लियरिंग हाउस मेंबरशिप होती है, ठीक है ना। उनके पास में क्लियरिंग हाउस की मेंबरशिप होती है और वो आरबीआई के द्वारा जो सीआरआर होता है, हमारा जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, उसको ये मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रहा है क्लियरिंग हाउस मेंबरशिप, ठीक। नॉन शेड्यूल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दे आर नॉट मेंबर ऑफ द क्लियरिंग हाउस। मतलब कि जो नॉन शेड्यूल्ड बैंकें होती हैं वो क्लियरिंग हाउस की मेंबर नहीं होती हैं। इसका क्या मतलब हो जाएगा, क्लियरिंग हाउस की मेंबर नहीं होती हैं? तो पहले क्लियरिंग हाउस मेंबरशिप के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ये पॉइंट जरूरी है, ये थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, उसको मैं बताता हूँ, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि क्लियरिंग हाउस का मेंबर होने के बाद बैंकें जो होती हैं वो आपस में, यानी कि दो बैंकों के बीच में, यानी कि ये समझो आप कि क्लियरिंग हाउस का मेंबर होने के बाद में बैंकों के बीच में ट्रांजैक्शन सेटल कर सकते हैं, बैंकें आपस में ट्रांजैक्शंस को सेटल कर सकती हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा और आम बोलचाल की भाषा में समझाता हूँ, ठीक है ना। समझो जैसे मानो आपकी किसी एक व्यक्ति ने अपनी सेम बैंक का चेक ना देकर किसी दूसरी बैंक का चेक दे दिया, तो इसे क्लियरिंग हाउस के द्वारा ही क्लियर किया जाता है। ये फ़ायदा होता है क्लियरिंग हाउस मेंबरशिप होने का, ठीक है ना। तो क्लियरिंग हाउस मेंबरशिप होने का यही एक फ़ायदा होता है, ये एक फ़ायदा होता है कि आप दूसरे बैंकों के ट्रांजैक्शंस को भी सेटल कर सकते हैं, चाहे फिर वो चेक के फॉर्मेट में हो, चाहे फिर वो एनईएफटी के फॉर्मेट में हो, या फिर कुछ भी हो। कुल मिला के ये है कि बैंकें आपस में भी ट्रांजैक्शंस को सेटल कर सकती हैं, ठीक। तो ये फ़ायदा होता है क्लियरिंग हाउस मेंबरशिप का, ठीक है ना। और ये शेड्यूल्ड बैंकों के पास में होता है, नॉन शेड्यूल्ड बैंकों के पास में ये चीज़ नहीं होती है। अगले पॉइंट पर बढ़ें तो दे आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड एंड गवर्न बाय द आरबीआई, ठीक है ना। आरबीआई के द्वारा स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड और गवर्न की जाती हैं। आरबीआई के दिशा निर्देशों को उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। दे आर नॉट गवर्न बाय द आरबीआई, ठीक है ना। जो नॉन शेड्यूल्ड बैंकें होती हैं उन पर आरबीआई का बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं होता है, ठीक है ना, गवर्न नहीं की जाती उनके आरबीआई के द्वारा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, दे ऑफर हाई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट एंड मस्ट मेंटेन ए हाई सीआरआर, देयर सीआरआर मेंटेन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शेड्यूल्ड बैंकें जो होती हैं वो इन्वेस्टमेंट पर हायर रिटर्न मतलब ऑफर करती हैं और इनको सीआरआर को मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है ना। हाई सीआरआर भी इनको मेंटेन करना होता है। अब सीआरआर वगैरह क्या होता है यहाँ पे नहीं जाएंगे, इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें बेसिक आती होंगी, नहीं आती भी होंगी तो किसी क्लास में थोड़ा सा और समझा दूंगा, ठीक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक की बात करें तो दे ऑफर प्राइवेट सर्विसेज सच एज ऑफरिंग लोन्स एंड अदर सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, ठीक है। खत्म हो गया, ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक की कहानी ही हो गई, ठीक है। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो आगे क्या कहा गया है, देखो आगे बोला गया है कि जो शेड्यूल्ड बैंकें होती हैं देयर ओवरऑल कैपिटल रिजर्व इज एट लीस्ट 5 लाख एंड मोर, यानी कि उनका जो ओवरऑल कैपिटल रिजर्व है वो कम से कम 5 लाख रुपए या इससे ज़्यादा हो सकता है। जबकि नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में बोला गया है देयर ओवरऑल कैपिटल रिजर्व कैन बी लेस देन 5 लाख रुपीज़ आर मोर, मतलब कि 5 लाख रुपए से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। हाउएवर अनलाइक शेड्यूल्ड बैंक दे डू नॉट हैव एनी कंस्ट्रेंट टू कीप इट एट लीस्ट 5 लाख, ठीक ना। शेड्यूल्ड बैंकों के तरीके से नॉन शेड्यूल्ड बैंकों के लिए ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि उनको जो अपना ओवरऑल कैपिटल रिजर्व है वो कम से कम 5 लाख मेंटेन करना ही हो, ऐसा इनके ऊपर कुछ बाध्य नहीं होता है, ठीक है ना। शेड्यूल्ड बैंकों की बात करें तो दे कैन इजिली गेट लोन फॉर वेरियस बैंकिंग ऑपरेशंस फ्रॉम आरबीआई दैट टू अंडर बैंक इंटरेस्ट रेट। ये पॉइंट अच्छा है, ये पॉइंट बढ़िया है। शेड्यूल्ड क्या कह रहा है समझाता हूँ, देखो दे कैन इजिली गेट लोन ऑफ वेरियस बैंकिंग ऑपरेशन फ्रॉम आरबीआई दैट टू अंडर बैंक इंटरेस्ट रेट, यानी कि बैंक इंटरेस्ट रेट, ठीक है। यानी कि जो शेड्यूल्ड बैंकें होंगी बैंक इंटरेस्ट रेट यानी कि बैंक रेट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है।
बैंक रेट की बात हो रही है। तो जो शेड्यूल्ड बैंकें होंगी वो बैंक रेट पर ही आरबीआई से लोन ले सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि उनको रेपो रेट पे लोन लेना हो। शेड्यूल्ड बैंकें आरबीआई से बैंक रेट पर ही लोन ले सकती हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उनको रेपो रेट पे लोन लेना हो। जबकि जो नॉन शेड्यूल्ड बैंकें होती हैं दे कैन नॉट गेट लोन, दे कैन गेट लोन्स ओनली ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सिचुएशन एट ए कंपेरेटिवली हायर इंटरेस्ट रेट। मतलब कि अगर कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है तभी जाकर नॉन शेड्यूल्ड बैंकों को आरबीआई लोन देगा, और वो भी हायर इंटरेस्ट रेट पर देगा। इसी के उल्टा अगर हम लोग चलें शेड्यूल्ड बैंकों में, तो शेड्यूल्ड बैंकें जो होती हैं वो आरबीआई से बैंक रेट पर ही लोन ले सकती हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को थोड़ा और एक्सपांड कर रहा हूँ। देखो, बैंक रेट पे लोन लेने का मतलब क्या होगा और रेपो रेट पे लोन लेने का, रेपो रेट पे भी तो लोन लिया ही जाता है ना, ठीक है। तो देखो, अगर रेपो रेट पर कोई बैंक आरबीआई से लोन लेता है, अगर कोई भी बैंक आरबीआई से रेपो रेट पर लोन लेता है तो उसको कोई ना कोई कोलेट्रल देना होता है, उसको कुछ ना कुछ कोलेट्रल देना होता है, ठीक ना। रेपो रेट अगर आरबीआई रेपो रेट पर अगर बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है तो उसको कोलेट्रल देना होगा, जबकि अगर बैंक रेट से वो लोन ले रहा है तो उसको कोलेट्रल देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है, शेड्यूल्ड बैंक वाली लिस्ट में शामिल होने का सबसे बड़ा फायदा यही है। जो भी शेड्यूल्ड बैंकें होती हैं वो बैंक रेट पर ही आरबीआई से लोन ले सकती है, जिसके लिए उनको कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हालांकि रेपो रेट पर जब लोन वगैरह लेते हैं तो बैंकों को आरबीआई को कोलेट्रल वगैरह देना होता है, तो ये तो एक मतलब ये भी एक फायदा है, ठीक है। ये मतलब डिफ्रेंशिएट मैं कर रहा हूँ कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सी शेड्यूल्ड बैंकें हैं, कौन सी नॉन शेड्यूल्ड बैंकें, थोड़ा सा और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी, आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि क्यों शेड्यूल्ड बैंकों को बेहतर बोला जाता है नॉन शेड्यूल्ड बैंकों के कंपैरिजन में, ठीक। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगले पॉइंट पे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो जो भी शेड्यूल्ड बैंकें होती हैं उनका जो डिपॉजिट्स होता है वो DICGC द्वारा इंश्योर्ड होता है। देयर डिपॉजिट्स आर जनरली इंश्योर्ड अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। जो भी शेड्यूल्ड बैंकें होती हैं उनका जो डिपॉजिट्स होता है वो DICGC द्वारा इंश्योर्ड होता है। और 5 लाख वाली लिमिट भी आप लोग याद रख लेना कि अगर कुछ बैंक में हिसाब किताब होता है, गड़बड़ियाँ आती हैं, तो DICGC के द्वारा कितना अमाउंट दिया जाता है, ये 5 लाख वाली लिमिट याद कर लेना। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक लास्ट ईयर ही पूछा गया था जीबीओ वाले एग्जाम में, DICGC का कुछ ऐसा पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन मेरे पास में जब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे तो वहाँ पे ये मुझे पता चली हुई थी, ठीक है ना। तो जो भी शेड्यूल्ड बैंकें होंगी उनका जो डिपॉजिट्स होगा वो नॉर्मली आमतौर पर DICGC द्वारा इंश्योर्ड होता है, जबकि जो भी नॉन शेड्यूल्ड बैंकें होती हैं उनका जो डिपॉजिट्स होता है वो इंश्योर्ड नहीं होता है DICGC द्वारा। तो ये भी एक बड़ा रिस्क होता है, ठीक। शेड्यूल्ड बैंकें जो होती हैं दे आर कंसिडर टू बी मोर रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी एमंग सिटीजन्स, ठीक है। तो वही बातें होंगी, तो जनरल बातें हैं कि जो शेड्यूल्ड बैंकें होती हैं वो नागरिकों के बीच में, वो आम पब्लिक के बीच में ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होती हैं, ज़्यादा रिलायबल होती हैं। और जो नॉन शेड्यूल्ड बैंकें होती हैं उनका जो ट्रस्ट लेवल होता है वो कम होता है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो होती हैं वो उनका ट्रस्ट वगैरह मेनली कम होता है, ठीक। तो ये कुछ एक बेसिक डिफरेंस था शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बीच में, ठीक है ना। ये चीज़ समझना, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस हैं। जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसको ध्यान से सुना करो। क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं आप लोगों से, ठीक। वापस सर्कुलर पर अगर आ जाएँ तो बस ये रूपी कोऑपरेटिव बैंक को सेकेंड शेड्यूल से आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल से हटा लिया गया। मतलब कि अब ये शेड्यूल्ड बैंक नहीं रही, अब ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक हो गई है। अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक हो गई है तो उसके क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या चीज़ें वो आपको पढ़ा दी गई। शेड्यूल्ड बैंक होने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो भी आप लोगों को पढ़ाया गया, ठीक। आज की क्लास यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। अगली किसी क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, जहां पर हम लोग एक और आरबीआई का बेहतरीन सर्कुलर डिस्कस करेंगे।